दोस्तों, सावित्री देवी और उनका बेटा अनिल, जिसकी उम्र 8 साल थी और 8 साल की उम्र में सावित्री देवी के पति का देहांत हो जाता है। अब सावित्री देवी अपने बेटे अनिल को बड़ी ही मुश्किलों से पालना-पोसना स्टार्ट करती है। वो दूसरों के घरों में काम वगैरह करके अपने बेटे को पढ़ा रही थी ताकि मेरा बेटा एक अच्छा आदमी पढ़ लिख कर एक अच्छा आदमी बन जाए और अच्छी-सी नौकरी कर ले। बड़ी मेहनत से दूसरों के घरों में बर्तन वगैरह माँज कर ही अपने बेटे को पढ़ा रही थी और एक दिन सावित्री देवी की मेहनत वो रंग लाती है। इसका बेटा पढ़ लिख कर एक अच्छा आदमी बन जाता है और एक अच्छी जगह पर उसकी नौकरी लग जाती है। सावित्री देवी को अब चिंता सताने लगती है कि ये घर के अंदर मैं हूँ और मेरा बेटा अनिल है। और हमारी एक बहू आ जाए ताकि हमारे घर के अंदर जो गृहस्थी है वो ठीक तरीके से चलने लगे। तो रिश्ता देखकर अनिल का एक अनीता नाम की लड़की से अनिल की शादी कर दी जाती है। अनीता घर में आती है। अब इस घर के अंदर 3 मेंबर हो गए, अनीता, अनिल और सावित्री देवी। दोस्तों, कुछ दिनों तो मामला बिल्कुल ठीक चलता है, लेकिन उसके बाद अनीता को सावित्री देवी खटकने लगती है और वो कई बार अनिल से कहती है कि मुझे घर का बहुत सारा काम करना पड़ता है, मम्मी जी को सुबह-सुबह उठकर चाय वगैरह बनाने के देनी पड़ती है, इतनी सुबह मेरी उठने की आदत है नहीं, आप एक काम करो, मम्मी जी को वृद्धाश्रम छोड़ाओ। अनिल ये बात सुनकर बड़ा परेशान हो जाता है और कहता है कि अनीता, ये मेरी मम्मी है, मुझे मालूम है इन्होंने मुझे कितनी मुश्किलों के साथ में पाला है, तो मैं इसको ऐसा नहीं कर सकता, मैं उनको अनाथ आश्रम नहीं छोड़ सकता। बहरहाल ये बात बोलकर वो अनीता को समझा देता है। एक दिन सावित्री देवी अनीता के पास में आती है और कहती है, बेटी मेरा चश्मा टूट गया है और चश्मा टूटने की वजह से मुझे थोड़ा कम दिखाई देता है, तो क्या तुम ये चश्मा ठीक करवा दोगी? अनीता कहती है कि मम्मी जी, इस महीने खर्चा थोड़ा ज़्यादा हो गया है, तो आप इस चश्मे को ऐसे रहने दीजिए, अगले महीने में पक्का इसको ठीक करवा दूंगी। अनीता सावित्री जी का चश्मा ठीक नहीं करवाती है। कुछ दिनों के बाद अनीता का जो भाई है प्रदीप, वो अपनी बीवी के साथ में उनके घर पर आता है। दोस्तों, मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा कि अनिल और प्रदीप में बहुत अच्छी गहरी दोस्ती थी। रिश्तेदारी बाद में, लेकिन पहले इनमें आपस में दोस्ती थी। तो जैसे ही अनिल प्रदीप को देखता है, खुश हो जाता है और जाकर खुद उससे गले मिलता है और इतने में प्रदीप कहता है कि जीजा जी, आज चलो एक बाहर मूवी अच्छी लगी हुई है, उसको हम लोग देख कर आते हैं। अनिल, प्रदीप और प्रदीप की बीवी ये तीनों बाहर निकल जाते हैं मूवी वगैरह देखने के लिए और अनीता अब घर के अंदर सारे के सारे खाने वगैरह बनाने की तैयारी करने लगती है। सावित्री देवी जो काफ़ी अच्छा खाना बनाती थी, सारा का सारा जो पकवान वगैरह होता है वो सावित्री देवी ही बनाती है। दोस्तों, खाना वगैरह बनाने के बाद सब अब बारी आती है खीर पकाने की। सावित्री देवी खीर बहुत अच्छा बनाती थी। सावित्री देवी खीर के लिए सारी तैयारी कर लेती है। क्योंकि उनका चश्मा टूट चुका था और उनको देख कुछ कम दिखाई देता था, इसलिए किचन में जब वो खीर बना रही होती है तो चीनी की जगह पर जल्दीबाजी में जो नमक है वो उसके अंदर डाल देती है और उनको इस चीज़ का मालूम नहीं लग पाता। सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे होते हैं शाम में खाना खाने के लिए। खाना बड़ा ही अच्छा बनता है, सब मिल के अनीता की तारीफ़ करते हैं और अनीता से कहते हैं कि अनीता, तुम बहुत अच्छा खाना बनाने लगी हो। अनीता सारा का सारा क्रेडिट अपने ऊपर ले लेती हैं, कहती हैं कि इस घर में रहते-रहते मैं अच्छे-अच्छे खाना बनाना सीख गई हूँ। सावित्री देवी कोने में खड़े होकर ये सब बात सुन रही थी और मन ही मन बड़ी उदास हो रही थी। सोच रही थी कि मेरी बहू सारा का सारा क्रेडिट अपने ही ले रही है, फिर भी वो मन ही मन बड़ा खुश थी कि कोई बात नहीं। दोस्तों, खाना वगैरह खाने के बाद अब सामने उनके खीर रखा जाता है, तो खीर जैसे ही वो लोग खाते हैं, तो खाते ही तुरंत वॉशरूम की तरफ भागते हैं क्योंकि उसके अंदर इतना ज़्यादा नमक मिला हुआ था। प्रदीप उससे कहता है कि दीदी, तुमने इसमें कितना सारा नमक मिला दिया है। अपनी सास सावित्री देवी की तरफ देखती हैं और फिर चिल्लाकर कहती हैं कि सासू माँ, आपने मुझे हर जगह बदनाम करने के लिए सोच रखा है। ठीक है, खाना आप ही ने बनाया था, लेकिन मैंने अब ये बोल दिया कि मैंने खुद बनाया है, लेकिन आपको ये भी बर्दाश्त नहीं हुआ और आपने गुस्से से इस खाने के अंदर, खीर के अंदर चीनी की जगह नमक मिला दिया। सावित्री उसकी बात को सुनकर बड़ा रोने लगती है। अनिल अपनी बीवी अनीता को समझाने की कोशिश करता है कि देखो, खाना ही है, कोई बात नहीं, नमक ज़्यादा हो गया, गलती हो जाती है। प्रदीप अपनी दीदी की इस बात को देखकर बड़ा हैरान हो जाता है कि किस तरीके से इस अपनी सास से बात कर रही है। बहरहाल प्रदीप और उसकी बीवी वापस खाना खा के अपने घर चले जाते हैं। कुछ दिनों के बाद अनीता प्रदीप से साफ शब्दों में कह देती है कि इस घर के अंदर या तो मम्मी जी रहेंगी या मैं रहूंगी, या तो तुम मम्मी जी को वृद्धाश्रम छोड़ जाओ, वरना मैं अपने मायके चली जाऊंगी। बात सुनकर अनिल बड़ा परेशान हो जाता है और प्रदीप को फोन मिलाता है। प्रदीप से बातचीत करने के दौरान प्रदीप समझ जाता है कि जीजा जी को कुछ परेशानी हुई है। उससे पूछता है कि मुझे बताइए कि क्या दिक्कत है। तो वो अपनी बहन की सारी बात जो है, वो सारी की सारी कहानी प्रदीप को बता देता है। आखिर में प्रदीप और अनिल में कुछ बात होती है। बात होने के बाद इन दोनों का फोन कट जाता है। उसके अगली सुबह अनीता से अनिल कहता है कि अनीता, तुम बार बार कहती थी कि मैं मम्मी को वृद्धाश्रम छोड़ाऊं, इसी बीच को लेकर हमारे में लड़ाई होती थी, चलो आज मैं मम्मी को वृद्धाश्रम ही छोड़ाता हूँ।
अनिल अपनी माँ के पास भी जाता है और कहता है, माँ अपना बैग पैक करो, हम लोग कहीं घूमने जा रहे हैं। सावित्री दी ये समझ नहीं पाती हैं कि आखिर क्या माजरा है। बहरहाल बेटे ने कहा था तो अपना बैग वगैरह तैयार कर लेती हैं। अनीता आज बड़ा खुश थी क्योंकि उसकी जो ज़िंदगी का कांटा था वो हमेशा के लिए यहाँ से जाने वाला था, और वो मम्मी जी का बैग पैक कराने में उसका साथ देती है और गाड़ी के अंदर बैठ जाती है। सावित्री देवी का जो बैग होता है वो गाड़ी के डिक्की में पीछे रखा हुआ होता है। अनीता बड़ा खुश थी और अनिल गाड़ी चला रहा होता है। सावित्री देवी जो है वो पीछे बैठी होती है। अनीता खुशी में कहती है कि क्या वृद्धाश्रम आ गया? अनिल कहता है, हाँ आ गया। वृद्धाश्रम का नाम सुन के सावित्री देवी बड़ी उदास हो जाती है और सोचने लगती है कि शायद मेरी ही परवरिश में कुछ कमी रह गई थी जिसकी वजह से अनिल आज मुझे यहाँ पर छोड़ने आया है। अनीता बड़ा खुश थी और इस खुशी में आज वो कहती है कि आज मैं मम्मी जी का बैग खुद ही उठाऊंगी। वो डिक्की खोलती है और वहां से बैग उठा के और सबसे आगे वृद्धाश्रम के गेट के अंदर एंटर करती है। उसके पीछे अनिल और उसके पीछे जो सावित्री देवी थी वो थी है। अनीता जैसे ही वृद्धाश्रम के गेट के अंदर घुसती है तो क्या देखती है कि सामने एक चेयर के ऊपर उसके बूढ़े माँ बाप बैठे हुए हैं। ये देखकर अनीता के हाथ से जो बैग होता है वो छूट जाता है और अनीता अपना हाथ दोनों अपने मुंह पर रख लेती है और चिल्लाती है कि मम्मी पापा आप यहाँ पर। वो उसको देखती है, बड़ा उदास होती है। इतने में वहाँ जो प्रदीप है वो भी आ जाता है और कहता है कि हाँ मैंने इनको यहाँ पर छोड़ा है। अनीता उनसे कहती है कि तुझे शर्म नहीं आई कि बचपन में किस तरीके से इसने तुझे पाल पोस के बड़ा करा था, किस तरीके से इन्होंने तेरी पढ़ाई का खर्चा उठाया और कितनी मुश्किलों के बाद तुझे पढ़ा लिखा कर एक अच्छा आदमी बनाया, तेरी शादी करवा दी और आज तूने इनको वृद्धाश्रम में ही छोड़ दिया। तुझे कहीं शर्म नहीं आई? ये बात अनिल पीछे सब कुछ सुन रहा था। सावित्री देवी भी है जो ये बात सुन रही थी। अनीता के झल्लाने और चिल्लाने की वजह से जो वहां के आसपास के लोगों का अटेंशन था वो सारा उन तीनों की बातों के ऊपर हो जाता है। और इतने में अनीता की बात सुनकर प्रदीप ताली बजाता है और कहता है, वाह दीदी वाह, आपने मेरे माँ बाप को और अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में देखा तो आपको इतना दुख हो रहा है। वहीं जो जीजा जी हैं, जो अनिल है, ये भी तो अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम छोड़ने आए हैं सिर्फ आपकी दिक्कत को देखते हुए। क्या ये उनके माँ बाप नहीं है? क्या इनकी माँ ने अनिल को पढ़ाने के लिए कितनी दिक्कतें नहीं उठाई? आपको क्या मालूम कि इनकी माता जी ने अनिल को पढ़ाने लिखाने के लिए पीछे कितनी सारी परेशानियां उठाई है, कहाँ कहाँ बर्तन वगैरह मांज के इसको इस लायक बनाया है और इस लायक बनाने के बाद एक अच्छी सी नौकरी करने के बाद ये तुमसे शादी कर पाया है। ये बात सुनकर अनीता को अपने ऊपर बड़ा ही पछतावा होता है, बड़ा ही दुख होता है कि ये मैंने कितना बड़ा अपराध कर दिया। ये बात सुनकर वो तुरंत अपनी माँ सावित्री देवी के पास में जाती है और उससे गले लिपट कर रो फूट फूट कर रोने लगती है और कहती है, माँ जी मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं अपनी हरकतों के ऊपर बड़ी पछता रही हूँ। अनीता उनका पैर पकड़ के उनसे माफ़ी मांगने लगती है। सावित्री देवी कहती है, बहू उठ जाओ, कोई बात नहीं, गलती तो इंसान से ही होती है। इतने में प्रदीप जो है वो ताली बजाने लगता है। प्रदीप के जो माँ बाप हैं वो भी सामने आ जाते हैं, वो भी हंसने लगते हैं और इधर अनिल जो है वो भी मुस्कुराने लगता है। दोस्तों, ये इन सब का मुस्कुराना इसलिए होता है क्योंकि ये अनिल और प्रदीप की ये एक मिली भगत चाल थी। इस चाल के तहत अनीता को सिर्फ और सिर्फ सबक सिखाना था। बहरहाल अनिल और प्रदीप की ये चाल कामयाब हो गई और अनीता को सबक मिल गया। अनीता अपनी सास और अनिल के साथ में वापस अपने घर पर आ जाती है और प्रदीप अपने माँ बाप को लेकर वापस अपने घर पर चला आता है। अब अनीता बिल्कुल समझ चुकी थी कि माँ बाप की कदर क्या होती है। दोस्तों, दुनिया में सिर्फ और सिर्फ माँ बाप का रिश्ता एक ऐसा रिश्ता है जो बगैर किसी स्वार्थ का होता है। इस वीडियो के अंदर इतना ही। ये वीडियो कैसे आपको लगी? अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को जरूर लाइक करें।